जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे विलेयता और इसमें आप लोग पढ़ेंगे लासातेलिए के नियम और हेनरी का नियम। सबसे पहले जानिए कि विलेयता क्या होता है। विलेयता 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 जानिए क्या होता है। इसका परिभाषा मैं इस ग्राफ से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, इसमें हमने जल ले लिया है और यह आपका द्रव है, तो ये तो आपका क्या हो गया, विलायक हो गया। अब विलायक में विलेय जो है तीन तरह से हो सकते हैं। पहला, या तो ठोस हो सकता है, दूसरा द्रव हो सकता है, तीसरा गैस हो सकता है। ठीक है, ये तीनों को मिलाएंगे तो विलेयता होगा। यानी कि यदि हम ठोस को मिला रहे हैं इसमें, अगर ये मिल जा रहा है तो यह विलेयता होगी। द्रव को मिलाएंगे तो भी विलेयता होगी, गैस को मिलाएंगे तो भी विलेयता होगी। लेकिन हमें पढ़ना है विलेयता। विलेयता मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है। पहला, ठोस का द्रव में विलेयता और दूसरा गैस का द्रव में विलेयता। द्रव का द्रव में विलेयता होता है, परंतु हमें इसमें पढ़ना है केवल ठोस का द्रव में विलेयता और गैस का द्रव में विलेयता। तो इसे समझने का प्रयास कीजिए कि जब कोई ठोस पदार्थ या गैस पदार्थ जब कोई ठोस पदार्थ या गैस पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो इस विलीन होने की घटना को विलेयता कहते हैं, सिंपल भाषा में। यानी कि यदि हमनी के कोनो ठोस पदार्थ ले लीजा चाहे गैस पदार्थ ले लीजा, ठोस में आप ले सकते हैं चीनी, ले सकते हैं नमक, ले सकते हैं, है ना। गैस में आप ले सकते हैं ऑक्सीजन, ले सकते हैं CO2 ले सकते हैं। इसको यदि हम मिला रहे हैं तो इसकी विलीन होने की घटना को हम क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझिए, विलेयता की परिभाषा होगी, विलेयता मतलब क्या, जो अपने अंदर किसी भी चीज को अगर विलीन करने की क्षमता रखता है, इस प्रक्रिया को हम विलेयता कहेंगे। यानी कि जब कोई ठोस पदार्थ या गैस पदार्थ किसी द्रव विलायक में विलीन होता है तो इस विलीन होने की घटना को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है। पहला होगा ठोस का द्रव में विलेयता। ठोस का द्रव में विलेयता। ठोस का द्रव में विलेयता। ठोस का द्रव में विलेयता, इसकी परिभाषा आप समझिए। अभी मैंने बताया है कि यह दो ही चीजें घुल सकती हैं, तीनों घुल सकती हैं। द्रव द्रव तो ऑलरेडी द्रव ही है, जो घुलने की प्रक्रिया है वो तो ठोस घुल सकती है और गैस घुल सकती है। तो ठोस के कोई भी ठोस पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए हम ठोस की द्रव में विलेयता को बता रहे हैं, इसी ग्राफ पे बता दे रहे हैं। हमने इसमें से 100 ग्राम ले लिया विलायक, ठीक है। 100 ग्राम विलायक में कोई भी विलेय यानी कि ठोस अवाष्पशील पदार्थ, ठोस अवाष्पशील पदार्थ को 100 ग्राम द्रव में किसी निश्चित ताप पर मिलाते हैं तो विलेय की अधिकतम घुलने की जो क्षमता होती है, अच्छा अधिकतम घुलता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, ठोस की द्रव में विलेय। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, जब कोई हम ठोस पदार्थ लेते हैं और 100 ग्राम विलायक लेते हैं, 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस पदार्थ को किसी निश्चित ताप पर अधिकतम कोई ठोस पदार्थ घुलता है तो उसे हम कहते हैं ठोस की द्रव में विलेयता। या इसे आप ऐसे कह सकते हो कि कोई ठोस पदार्थ NaCl हम ले लेते हैं, जो 100 ग्राम जल में ये जितना अधिक से अधिक घुल जाएगा निश्चित ताप पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस की द्रव में विलेयता कहेंगे। मान लेते हैं कि हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने नमक को घोलता गया 100 ग्राम जल में,
ये पहले 2 ग्राम घुला, फिर 3 ग्राम घुला, फिर 4 ग्राम घुला। एक ऐसी अवस्था आएगी कि अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे अब नमक नहीं घुलेगा, तो जो अधिकतम मात्रा होगी ना उसी को हम क्या कहेंगे, अधिकतम घुलने की जो मात्रा होगी उसी को हम कहेंगे ठोस का द्रव में विलेयता। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने का इसे प्रयास करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे और कमेंट नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है, तो प्लीज़ इसे आगे से आगे बढ़ाइए और अच्छा लगे तो फिर से आइए। मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठोस का द्रव में विलेयता। ठोस का द्रव में विलेयता का मतलब यह होगा कि हम 100 ग्राम जल ले लेते हैं। 100 ग्राम जल में कोई भी ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाइए, कोई निश्चित ताप ले लीजिए, उस पर घोल रहे हैं, जितना घुलेगा घुलेगा। एक ऐसी अवस्था है कि कब घुलना बंद हो जाएगा उस ताप पे, तो उसी विलीन होने की जो घटना है, मतलब जो घुलने की प्रक्रिया है, उसी को हम कहेंगे क्या, ठोस का द्रव में विलेयता। अब एक और चीज इसमें है कि समान जो घोलने की जो प्रक्रिया होती है, दो विलायक जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय विलायक, एक होता है ध्रुवीय विलायक और एक होता है अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक, देखिए ध्रुवीय विलायक का मतलब यह हुआ जैसे आपका H2O है ना। यह अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन ले लेते हैं C6H6। अब इसमें नमक NaCl, चीनी, ये सब घुलेगा किसमें, इसमें। इसमें बेंजोइक अम्ल ले लीजिए, ये अध्रुवीय विलायक है ये वाला। तो अध्रुवीय विलायक यानी सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा ध्रुवीय, और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। अच्छा, अपनी भाषा में आप कह सकते हो कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, यानी कि ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा। ये था आपका इतना। अब मैं इसे परिभाषा इसका लिख दे रहा हूं। विलेयता की परिभाषा पहले लिख लीजिए। जब किसी ठोस पदार्थ या गैस पदार्थ को द्रव विलायक में घोलते हैं, इसकी विलीन होने की घटना विलीन होने की घटना को विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। या मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला, ठोस का द्रव में विलेयता। दूसरा, गैस का द्रव में विलेयता। एक बात याद रखिएगा, ठोस का द्रव में विलेयता, जो लासा तेलीय थे
इस पे उन्होंने एक नियम दिया। गैस का द्रव में विलेयता जो है, ये भी आपका गैस जैसे है, आपका ऑक्सीजन पानी में घुला होता है, जैसे मछली सांस लेती है, मछली सांस लेती है तो पानी को तोड़ करके थोड़ी सांस लेती है, वो क्या करती हैं, इसमें घुले हुए ऑक्सीजन को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, और अवशोषित करके उसे सांस लेने का काम करती है वो। ठीक है, तो ये भाई साहब लासातेलिए ने दिया था, और ये भाई साहब हेनरी ने दिए थे। हेनरी, हेनरी नियम इस पर है, और लासातेलिए, लासातेलिए, लासातेलिए ठोस का द्रव में विलेयता पर दिए थे। ठीक है, तो पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, ठोस का द्रव में विलेयता। ठोस का द्रव में विलेयता, ठोस का द्रव में विलेयता। चलिए, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में, किसी द्रव विलायक में, लिखिए किसी द्रव विलायक में विलेय, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की अधिकतम घुलने, अधिकतम घुलने की प्रक्रिया, अधिकतम घुलने की प्रक्रिया को ठोस का द्रव में विलेयता कहते हैं, विलेयता कहते हैं। और इसमें एक और चीज लिख लीजिए स्टार में, ध्रुवीय, ध्रुवीय को घोलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलता है, तथा अध्रुवीय, अध्रुवीय को घोलता है, अध्रुवीय को घोलता है। जैसे ध्रुव में देख लीजिए, ध्रुवीय में आपका NaCl, KCl और जल हो जाएगा, और अध्रुवीय में देख लीजिए, अध्रुवीय में आपका हो जाएगा C6H6 और C6H5COOH। इसको बेंजीन कहते हैं, इसको बेंजोइक अम्ल कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये हो गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगला है आपका, इसमें आप पढ़ेंगे ठोस का द्रव में विलेयता का ताप पर प्रभाव। ताप पर प्रभाव क्या पड़ता है ये जान लीजिए। इसी के बारे में लासातेलिए ने बताया था, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को।
विलेयता का ताप पर प्रभाव यहीं पे लिख दे रहा हूँ। विलेयता का ताप पर प्रभाव। देखिए, यदि कोई ठोस पदार्थ को हम विलायक में मिलाते हैं तो उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम द्रव को ठोस पदार्थ को हम द्रव में मिलाते हैं, जब घुलना बंद हो जाता है तो बंद होने का रीजन एक ही है कि जो द्रव में खाली स्थान था वो भर गया, और जब खाली स्थान भर गया तो घुलेगा कहाँ से। तो इसके लिए जैसे हम ताप देते हैं तो जो हमारे द्रव के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं, और टकरा करके डिस्टेंस अभी अवस्था परिवर्तन की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि जो इसका जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होने लगता है। और जब अवस्था परिवर्तन की तरफ जाने लगेंगे तो इनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है, और डिस्टेंस बढ़ती है तो जो हमारा नहीं घुला हुआ पदार्थ होता है वो घुल जाता है। तो हमने बोला कि विलेयता का ताप पर प्रभाव, ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी कि यदि हम किसी विलायक में मिले हुए ठोस पदार्थों को अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दे तो लगभग माना जाता है कि घुलना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि फिर से वो क्या होने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है, उनके अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान है वो बढ़ने लगता है, जिससे वो हमारा ठोस पदार्थ जो है उसमें रहता है वो घुलने लगता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जब किसी विलयन में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जो हमारा बचा हुआ अवशेष पदार्थ होता है वो घुलने लगता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन हर जगह नहीं बढ़ती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। विलेयता ताप बढ़ाने पर वहीं बढ़ेगी, यही लासा तेलिए ने बताया था कि यदि अगर किसी विलेय पदार्थ को हम मिला रहे हैं विलायक में, ठीक, विलायक में, तो उष्मा यदि अवशोषित होती है, उष्मा अवशोषित, उष्मा अवशोषित होती हैं तो ताप बढ़ाने पे विलेयता बढ़ेगी। अगर उत्सर्जित हो रहा है तो वहाँ ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि विलेयता बढ़ती है, लेकिन प्रत्येक दशा में विलेयता नहीं बढ़ती है। आपको केवल इतना याद रखना है कि यदि हम विलेय को विलायक में मिला रहे हैं तो विलेय को विलायक में मिलाने के बाद अगर उष्मा अवशोषित हो रही है तो वहाँ पे विलेयता बढ़ेगी। अगर उष्मा बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, तो वहाँ विलेयता घटेगी। जैसे CaO, CaO में यदि आप जल को मिलाते हैं तो उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा उत्सर्जित होती है, तो वहाँ पे आप ताप बढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, विलेयता घटेगी। लेकिन जैसे आपका NH4Cl है, अगर इसे हम मिलाते हैं जल में तो उष्मा अवशोषित होती है, और उष्मा जब अवशोषित होगी तो हम जैसे ही उष्मा अवशोषित होगी तो हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ने लगेगी। इतना याद रहेगा, यानी कि ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रत्येक जगह पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो उष्मा यदि अवशोषित हो रही है तो वहाँ ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, परंतु यदि हम विलेय को विलायक में मिला रहे हैं, उष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो वहाँ पे हमारा विलेयता घटेगी। कितना भी आप ताप बढ़ाइए विलेयता घटेगी, बढ़ेगी नहीं, इसको याद रखना है। ये किसने कहा था, लासा तेलिए भाई साहब ने कहा था, तो इसे लिख लिया जाए। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यदि ताप बढ़ाया जाए तो कुछ दशा में विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ता है। जैसे लासा तेलिए के अनुसार
लासा एलिये के अनुसार यदि किसी विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है। गलती लिख दिया। ऊष्मा अवशोषित होती है तो उस समय ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। विलेयता बढ़ेगी यदि किसी विलेय पदार्थ को यदि किसी विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो वहां पर ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है। विलेयता घटती है। इतना समझ में आ गया तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दाब का प्रभाव भी देख लीजिए। एक और चीज, इस पे दाब का कोई खास प्रभाव नहीं होता, यानी कि दाब बढ़ाने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है, इतना याद रखिएगा। जब हम चीनी और जल को मिला रहे हैं, दाब बढ़ाएं कितना भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिक्त स्थान बचा ही नहीं है तो भूलेगा कहाँ से। और दाब बढ़ाएंगे तो उसके जितने रिक्त स्थान खाली थे वो भी भरेंगे, तो दाब बढ़ाने से कोई खास प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। तो इसे भी लिख लीजिए, विलेयता का दाब पर प्रभाव। विलेयता का दाब पर प्रभाव यदि दाब बढ़ाया जाए तो विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं। गैस विलेयता हो गया, ठोस का द्रव में विलेयता। अब पढ़ेंगे गैस का द्रव में विलेयता। इसमें हेनरी भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया नियम दिया है, सुनिए, समझिए, सीखिए। लेकिन पढ़िए भाई साहब, पढ़िए, पढ़ कोई नहीं रहा। यूपी बिहार वाले तो एकदम कहा जाए, आपे नहीं पढ़ रहे हैं।
अगला है गैस का द्रव में विलेयता, गैस का द्रव में विलेयता। गैस का द्रव में विलेयता। ध्यान से देखिए, इसकी परिभाषा सेम होगा वही, गैस का द्रव में विलेयता। यानी कि जब किसी गैस को द्रव में विलीन किया जाता है तो विलीन होने की घटना को हम कहते हैं गैस का द्रव में विलेयता। सिंपल है भाई, किसी द्रव में गैस को मिलाइए, जबरदस्ती मिलाइए, मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, गैस का द्रव में विलेयता कहा जाता है। अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। फिर से एक बार, कोई भी द्रव ले लीजिए, जैसे पेप्सी वेप्सी लेते हैं हम लोग, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उसमें क्या किया जाता है, प्रेशर के माध्यम से CO2 उसमें भरा जाता है। भरने का रीजन यह है कि एक तो खराब नहीं होगा, ज़्यादा समय तक रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती मिलाते हैं उसमें। ऑक्सीजन पानी में मिला ही होता है ऑलरेडी, बहुत कम मात्रा में मिला होता है परंतु मिला होता है। इसी की सहायता से क्या करते हैं, अब एक और, इसी की सहायता से मछलियाँ क्या करती हैं, सांस लेती हैं। फिर से एक बार देखिए, रुकिए, ये दरवाजा बंद करके पड़ी का इधर। आइए देखिए, तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। जब किसी गैस को, सॉरी भाई साहब, जब किसी गैस जब किसी गैस को द्रव में मिलाया जाता है तो गैस का द्रव में विलीन होने की प्रक्रिया, विलीन होने की प्रक्रिया, होने की प्रक्रिया को गैस का द्रव में विलेयता कहते हैं। गैस का द्रव में विलेयता कहते हैं। ठीक है, विलेयता कहते हैं। अब क्या कहते हैं, हेनरी के नियम के अनुसार समझ लीजिए, हेनरी भाई साहब ने क्या बोला था, हेनरी के नियम, हेनरी के नियम, हेनरी भाई साहब ने ये कहा था कि यदि ताप को स्थिर कर दिया जाए तो उसमें जो दाब होता है, उसमें जो दाब होता है वह किसके समानुपाती होता है, मोल के समानुपाती है। उसमें गैस के जो मोल होते हैं उनके समानुपाती होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं इसे P प्रोपोर्शनल टू X, क्योंकि X को हम मोल को X से दर्शाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हेनरी के नियम के अनुसार हेनरी के नियम हेनरी के नियम के अनुसार यदि, एक और चीज था मैं बता दे रहा हूँ, लिख ही दे रहा हूँ, यदि ताप को स्थिर कर दिया जाए, ताप को स्थिर कर दिया जाए, एक सेकंड रुक जाइए, इंक थोड़ा सा डाल लें। बोलो, आओ तनी, कहो कि 5 मिनट में आओ तनी।
ओहो, स्थिर ताप कर दिया जाए तो गैस की विलेयता, गैस की विलेयता उसके दाब के, उसके दाब के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि पहले लिखिए लो, बाद में देखा जाएगा इसको। दाब के समानुपाती होते हैं, यानी कि m प्रोपोर्शनल टू होता है p, या m बराबर यहाँ से k p, ये होता है, जहाँ k नियतांक होता है, हेनरी नियतांक, नियतांक p प्रेशर होता है, दाब, m गैस की मात्रा, गैस की मात्रा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलयन में, किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जो हमारा p प्रोपोर्शनल टू होता है मूल अंश यानी x के समानुपाती होता है, या p बराबर kh x, ये होता है। आ गई नहीं, जहाँ kh हेनरी नियतांक। आगे का क्लास मैं अगले वीडियो में लूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि और डिटेल में आपको जानना हो तो मैं और डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा और बताऊँगा। इसका सारा न्यूमेरिकल सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप शेयर कीजिए इसे, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा मनोबल सही हो और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करूं। धन्यवाद।